माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। कारी मुस्लिम साहब अपने खूबसूरत तरन्नुम में नाते पाक का नज़राना पेश कर रहे थे। हम कारी मुस्लिम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हज़रात गिरामी, कलाम रब्बानी से और नाते पाक से मुशायरे का आगाज़ हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आज के जलसे के सदर मोहतरम इश्तियाक कामिल साहब का इस्तकबाल आज के मुशायरे के निगरां मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब करेंगे। मौसूफ का इस्तकबाल बाबू साहब दोनों आज के सदर जलसा जनाब इश्तियाक कामिल साहब का इस्तकबाल हो रहा है। आज के मुशायरे के निगरां शाहिद अंसारी साहब फरमा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पुरजोर ताली बजाकर इस्तकबाल कीजिए इश्तियाक कामिल साहब का। आइए हज़रात गिरामी, हमारे कन्वीनर मुशायरा इसराइल अंसारी साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। अब हमारे जो मेहमान डाइस पर मौजूद है इनका तारुफ पेश करेंगे मोहतरम इश्तियाक कामिल साहब। नामदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद हाज़रीन कराम, कारवान अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी नागपुर, जो कि शहर नागपुर की एक फ़ाल अदबी, कल्चरल, तालीमी व समाजी मुद्दों पर काम करने वाली तंजीम है। जब से अजीज़म इमरान फैज़ इससे मुंसलिक हुए हैं तो गोया इन्होंने इस तंजीम में एक नई रूह फूंक दी है। मैं मशकूर हूँ उनका। तंजीम के सरपरस्त जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब यहाँ मौजूद है। एक तंजीम के सदर की हैसियत से भी हमने एक लंबे समय तक इस तंजीम के बैनर तले अलग अलग प्रोग्राम्स लिए, लेकिन हमारी काविशें हकीकतन नाकाफ़ी थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब इमरान फैज़ को कि इन्होंने इस तंजीम में शमूलियत के साथ इस तंजीम को शहर नागपुर की सबसे ज़्यादा फ़ाल तंजीम के तौर पर पेश किया है। साल में छोटे बड़े मुशायरे अगर काउंट किए जाए तो 10 से 12 मुशायरे जनाब इमरान फैज़ इस तंजीम के ज़रिए करवाते हैं। इसके अलावा अलग अलग तालीमी व दीगर समाजी मुद्दों पर मुश्तमिल प्रोग्राम साल में 2-4 हमेशा होते ही रहते हैं। इमरान फैज़ की ही काविशों का नतीजा है कि आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा व मुशायरा यहाँ मुनक़िद पज़ीर हुआ। शहर नागपुर की वो शख्सियात जिन्होंने सारी दुनिया में अलग अलग फील्ड में अलग अलग कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, उन्हें बुलाकर उनका सत्कार करना, साथ ही साथ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शोरा जिनमें बिरादरम मिसम गोपालपुरी, जनाब खुर्शीद हैदर साहब, जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब, जुनैद अख्तर साहब, दर्द देलवी साहब और रज़ा बजनेवी, ये ऐसी शख्सियात है जिन्होंने अपने इल्मो अदब का लोहा सारी दुनिया से मनवाया है। ऐसी मोतबर शख्सियात जो कि आज मुशायरे की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा लोगों को, इतने मोतबर लोगों को एक स्टेज पर जमा करना भी यकीनन इसका सेहरा जनाब इमरान फैज़ के साथ जाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन्होंने जो मोहब्बतें कमाई है अदबी दुनिया में, ये उनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि तमाम लोग, बहुत से शोरा ऐसे हैं यहाँ जो बहुत ज़्यादा पेमेंट लेने के बाद ही किसी फंक्शन में शिरकत करते हैं। और तमाम लोगों का कि सारी अदबी दुनिया में अपनी एक पहचान है, एक डिमांड है, लेकिन खुदा जाने कैसी मकनातीसियत है जनाब इमरान फैज़ में कि इनकी मोहब्बत में लोग चले आते हैं और
समझ लीजिए कि इमरान फैज़ की मोहब्बत और अदब की मोहब्बत में खिदमत अंजाम देने के लिए भी बाज़ औक़ात बड़े बड़े पेमेंट लेने वाले शोरा भी शरीक हो जाते हैं। मैं उन तमामी शोरा का जो जिन्होंने इमरान फैज़ और कारवान अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, उन तमामी मेहमान शोरा का मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा इस्तकबालिया व एजाज़ी जलसा, उसके अलावा उसका मेन मकसद तालीमी बेदारी मुहिम है। आप जानते हैं कि कौमों मिल्लत की सबसे बड़ी ज़रूरत तालीम है, लिहाजा गफलत की नींद से कौम को जगाना और तालीम के ताल्लुक़ से उसे बेदार करना, ये हमारा एक इखलाकी, समाजी व दीनी फरीज़ा है। इस फरीज़े को अंजाम देने की एक छोटी सी कोशिश यहाँ की जा रही है। आज के जलसे व मुशायरे का उन्वान ही तालीमी बेदारी है और ऐसी शख्सियात हमारे मेहमानान में भी जिन्होंने तालीमी बेदारी के लिए हमेशा कमर बस्ता नज़र आए हैं और तालीमी बेदारी के लिए हर स्टेज, हर प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपने तय कोशिश की है, जिसमें बड़ा अहम नामी है जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब का। इनकी क्वालिफ़िकेशन, इनकी डिग्री, इससे ज़्यादा अहमियत ये बात रखती है कि इन्होंने अपनी औलाद से लेकर समाज के उन तमाम तुलबा को जिन्हें अल्लाह ताला ने जिनके अंदर सलाहियतें वदियत करके दुनिया में भेजा, उन तमाम बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए दामे दरमे कदमे सुखाने इन्होंने हमेशा कोशिश की है और हमेशा उनका ताउन किया है जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। ऐसी एक शख्सियत हमारे डाइस पर नज़र आ रही है जनाब जावेद पाशा साहब। जनाब जावेद पाशा साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौसूफ अलग अलग तहरीकों से एक मुद्दत से जुड़े हुए हैं। नागपुर ने अपनी जागती आंखों से देखा है कि जब भी कौम मिल्लत पर कोई मसला आया है कि ना सिर्फ कौम मुस्लिम के लिए बल्कि दीगर दबी कुचली कौमों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्होंने तहरीकें चलाई है और यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़कर काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन मौसूफ की शख्सियत का जो दूसरा पहलू है वो बहुत अहम है। आप शहर नागपुर के एक बहुत मोतबर राइटर और मुसन्निफ में आपका शुमार होता है। जनाब जावेद पाशा साहब की अब तक 40 किताबें मुरतब हो चुकी हैं। आप 40 किताबों के मुसन्निफ हैं जो कि हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में हैं। एजाज़ की बात है अहले नागपुर के लिए भी कि जनाब जावेद पाशा साहब की किताबें नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं, वर्धा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं और गलेबन अकोला यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं। ये एजाज़ शहर नागपुर से सिर्फ जावेद पाशा साहब को हासिल है। आमतौर पे हम लोग उन्हें एक मुहिब्बे अदब या एक मुहर्रिक की हैसियत से जानते हैं, लेकिन बड़ा अहम पहलू है जावेद पाशा साहब की अदबी खिदमत का। उर्दू से मोहब्बत उन्हें बार बार उर्दू मुशायरों में और मुशायरों के इनेकाद के लिए आगे बढ़ने पर मजबूर करती है और इन महफिलों में खींच लाती है। लेकिन उर्दू के साथ साथ हिंदी और मराठी की खिदमत में भी इनका एक अलग मुनफरिद पहचान आप रखते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब जावेद पाशा साहब का कि आप इस महफिल की शान बने और यहां तशरीफ़ ले आए। और खुशी की बात यह है कि कल यानी 25 जुलाई को जनाब जावेद पाशा साहब का यौम पैदाइश भी है। तो आज हम इस मकाम पर तमाम अहलियान नागपुर अहले अदब की जानिब से जनाब जावेद पाशा साहब की खिदमत में मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं उनके यौम पैदाइश के लिए। और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको तवील उम्र अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, ताकि आप इसी तरीके से तमाम तहरीकों का हिस्सा बनते रहें और अदबी खिदमत अंजाम देते रहें। अभी कुछ देर में हम उनके यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें एजाज़ से भी नवाजेंगे। एक बड़ी अहम शख्सियत आपको स्टेज पर नज़र आ रही है साहिब एजाज़ की शक्ल में, डॉक्टर शोएब खान साहब। ये MD सेक्रेटरी हैं और सीनियर रेसिडेंट मेयो हॉस्पिटल नागपुर हैं।
जनाब शोएब खान साहब का मेडिकल लाइन में बहुत तवील सफ़र नहीं रहा, लेकिन जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तो इन्होंने अपने आप को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दिया है। मेडिकल लाइन से या दीगर भी किसी भी मसले पर जब कौम व मिल्लत का कोई भी मुद्दा इनके सामने आता है तो ये अपनी थकान, अपनी जेब का बोझ, तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कौम व मिल्लत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसके शाना बशाना नज़र आते हैं। और खुशी की बात यह है कि ये हमारे अजीज़, हमारे बिरादर मोहतरम जनाब अजहर हुसैन अजहर के दामाद हैं, तो इनसे हमारा रिश्ता भी बहुत करीब का है। और मैं समझता हूं कि अजहर हुसैन अजहर साहब को भी फ़ख्र होना चाहिए। जिस तरीके से हम अपनी औलाद की तरक्की पर फ़ख्र करते हैं तो दामाद भी हमारे औलाद जैसी ही हैं, और इनकी तरक्की और इनकी नेक नियति पर आपको फ़ख्र होना चाहिए। आपके दोस्त, आपके भाई होने के नाते तो हम तो जनाब शोएब खान साहब की शख्सियत पर फ़ख्र महसूस कर ही रहे हैं। तो आज इन्हें भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। तो अब चूँकि इमरान फैज़ साहब ने मुझे तारुफ पेश करने के लिए बुलाया है और प्रोग्राम में काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद ताख़ीर ना करते हुए और जिन लोगों की ज़िम्मेदारी थी इस्तकबाल करवाने की, उनका मज़ीद इंतज़ार ना करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ताकि हम अपना वक्त बचा सकें। हज़रात गिरामी, बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग अदब की खिदमत का दम भरते हैं, एक शायर और अदीब होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन वो अच्छा शायर या अच्छा अदीब कभी नहीं हो सकता जिसके अंदर डिसिप्लिन ना हो। हमारे यहाँ डिसिप्लिन की बेइंतहा कमी है, हमें सीखना चाहिए दूसरी ज़बान वालों से। जावेद पाशा साहब मौजूद है यहाँ, हमने इनके बेशतर प्रोग्राम अटेंड किए, कई जगह इन्होंने हमें भी मेहमान के तौर पे बुलाया है, एजाज़ से भी नवाजा है, मशकूर हैं हम इनके। लेकिन हमने देखा कि अगर जावेद पाशा साहब ने दोपहर में 2 बजे का वक्त दिया तो 2 बजे जितने साहित्यकार है, जितने शोरा है, जितने उद्बा है, वो इनके हॉल में मौजूद मिले हैं। उन्होंने शाम में 6 बजे का प्रोग्राम रखा है तो मौजूद मिले हैं, 7 का प्रोग्राम रखा है तो मौजूद मिले हैं। और ये डिसिप्लिन आप में नज़र आता है। यही वजह है कि 7 बजे का वक्त दिया गया था प्रोग्राम का, जनाब जावेद पाशा साहब एग्जैक्ट 7 बजे यहाँ मौजूद थे। हमारे सदर मुशायरा जनाब शब्बीर अहमद बिदोही साहब, ये भी अपने वक्त मुकर्ररा पर यहाँ मौजूद थे। हमारे बैरूनी शोरा कराम तो बहरहाल शहर में मौजूद हैं ही, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हमारे मकामी शोरा कराम जो कि अदब की खिदमत का दम भरते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से गलत फहमी है कि वो अदब के खादिम हैं, तो उन्हें अपनी गलत फहमी भी दूर कर लेनी चाहिए। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है और आप प्रोग्राम्स की अहमियत को नहीं जानते तो आप अदब को नुकसान पहुंचा रहे हो। जाहिर बात है, अगर ये प्रोग्राम 7 बजे अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू होता है या थोड़ा लेट होकर 7:30 पौने 8 बजे तक भी हम शुरू करते तो आज रात में लाउड स्पीकर वगैरह चलाने के ताल्लुक से कितना मोहतात रहना पड़ता है आप लोग जानते हैं। शहर का माहौल कैसा है, हमें 6 बैरूनी शोरा को सुनना है, और ऐसे शोरा है कि जिन्हें आप 1-1, 2-2 घंटा भी सुने तो आपकी तशनगी बरकरार रहे। जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब मुशायरों की जान होते हैं, जनाब खुर्शीद हैदर साहब, जनाब मीसम गोपालपुरी साहब, ये ऐसी शख्सियतें हैं कि लोग ख्वाहिश करते हैं कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुने। अगर दामन वक्त में गुंजाइश ना हो और हम ऐसे मोतबर शोरा को बुलाने के बावजूद भी उनसे फैज़याब ना हो सके तो ये हमारी महरूमी होगी। हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे हर प्लेटफॉर्म से हमारे नागपुर शहर की जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, अदबी आवाज़ें, वो भी मुतारिफ हो, लेकिन उसके लिए तमाम लोगों को मिलजुल के एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने अपने तौर पर डिसिप्लिन कायम कर लिया, वक्त की पाबंदी कर ली, तो हकीकतन ये अदब के खादिम कहलाने के हम मुस्तहिक हो जाएंगे। मैं दस्त बस्ता तमाम अहलियाने अदब शोराए नागपुर, उद्बाए नागपुर से मौदबाना अपील करता हूँ कि हम किसी भी प्रोग्राम में, चूँकि शहर का माहौल और मिजाज चेंज हो चुका है। एक वक्त था कि हम लोग 10 बजे मुशायरा शबाब पर आता था, 10 बजे शुरू करते थे और फजर के वक्त तक मुशायरा चलाते थे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। तमाम बड़े शहरों ने अपने टाइम टेबल में तरमीम कर ली है, लिहाजा वक्त के और हालात के साथ समझौता करना हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम ही इस मामले में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम्स कामयाब कहाँ से होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी को मेरी बात गिरा गुजरी हो तो वो मुझे माफ़ करे, लेकिन बात हकीकत थी सो मैंने कह दी। अगर हम लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया प्रोग्राम्स के ताल्लुक से तो इंशाल्लाह हम तमामी अदबी प्रोग्राम पूरी कामयाबी से के साथ पाए तकमील तक पहुँचा पाएंगे और मुंतज़िमीन का हौसला भी बढ़ाएंगे इस मामले में।
तो अफसोस की बात है कि जिन्हें निज़ामत की जिम्मेदारी दी गई थी जलसे की, हमारे नाज़िमे जलसा भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हाँ, तो कभी कभी मामला महमूदी सुरमे जैसा हो जाता है कि खुद बनाता हूँ, खुद लगाता, बेचता हूँ, खुद लगाता हूँ, और यही बेहतर है। अगर ये ना किया जाए तो प्रोग्राम में खलल पैदा हो। अल्लाह का शुक्र है कि अगर किसी की कमी को भी हमारे यहाँ जो हमारे अहबाब है वो पूरी कर देते हैं। यहाँ एक अलग अलग क्वालिटी रखने वाले लोग मौजूद हैं, नाजिम कम हो, सदर कम हो, साहिब एजाज़ कम हो, सब कमियां पूरी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत ज़रखेज़ शहर में रहते हैं और बहुत ज़रखेज़ इलाके में रहते हैं, तो लिहाजा सदारत के साथ साथ मैं समझता हूं कि मैं ये जिम्मेदारी भी निभाता चलूं ताकि इसमें मज़ीद देरी ना हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे आज के इस अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरे की जो सदारत फरमा रहे हैं जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही, जिनके ताल्लुक़ से मैंने बताया आपको कि जितनी भी अदबी काविशें कारवान अदब की जानिब से होती है उन तमाम अदबी काविशों में पसे पर्दा आपका बहुत योगदान रहता है, और साथ ही साथ तालीमी बेदारी के लिए पूरे शहर में बहुत फ़ालियत के साथ और खामोशी से काम करने वाले शख्सियत है जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही। इनकी शख्सियत का एक सबसे ख़ास पहलू ये है कि इन्होंने फ़ोटो खिंचाने के लिए, शोबाजी के लिए, नामो नमूद के लिए कोई कार्यखाय नहीं किया। अगर वो बात आया हो जाए लोगों तक इनकी नेकियां तो बात अलग है, लेकिन इन्होंने हमेशा ये चाहा है कि कभी भी किसी की भी मदद हो या किसी को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए योगदान करना हो तो इन्होंने ये तरीका अपनाया कि वो एक हाथ से मदद करे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही, जो कि तालीमी बेदारी एक्टिविस्ट है। मैं उनके इस्तकबाल के लिए जनाब आज की प्रोग्राम के निगरा जनाब शाहिद अंसारी साहब, शाहिद जैगम साहब और शाहिद अंसारी साहब और न्यू एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के रूए रवां जनाब इसराइल बब्बू साहब, जनाब इमरान फैज़ साहब, इनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि वो आए यहाँ और मौसूफ को इजाज़त से नवाजे। उनकी तालीमी बेदारी मुहिमात के लिए, उनके काविशों के लिए। तो जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही को शॉल, बुके और उनकी कारकर्दगी के लिए मोमेंटो देते हुए यहाँ उनका एजाज़ किया जा रहा है। हमारे मेहमानान जनाब डॉक्टर शोएब खान साहब, जनाब जावेद पाशा साहब यहाँ मौजूद हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें उनके अपने घर, उनके अपने शहर में उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाता है, उन्हें इज़्ज़त दी जाती है। उन्हीं खुशनसीबों में एक नाम जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब का है, जिन्हें उनके अपने घर में इज़्ज़त मिली। वरना होता ही है कि पूरी दुनिया आपकी खिदमत का एतराफ़ करती है, लेकिन घर में घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब इसराइल बब्बू साहब और जनाब इमरान फैज़ साहब के उन्होंने अपने शहर के ऐसे मोतबर शख्सियात को एजाज़ से नवाजा। अब इनके बाद साहिबान एजाज़ में अगला नाम आता है जनाब डॉक्टर शोएब खान साहब का, जो एमडी सेक्रेटरी हैं और सीनियर रेसिडेंस मेयो हॉस्पिटल हैं। इनके ताल्लुक़ से मैंने बताया कि इन्होंने मेडिकल के तवस्सुत से भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन साथ ही साथ दीगर तमाम कौमी मिली मसाइल में ये शाना बशाना कौम के साथ शरीक हैं। और आज हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि ऐसे कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग आज स्टेज की जीनत बने हैं। जनाब शाहिद जुम्मन साहब आज के इस प्रोग्राम के निगरां हैं। जनाब इसराइल अंसारी साहब जो कि न्यू एजुकेशनल सोशल एंड एजुकेशनल कल्चरल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। और हमारे तमाम मेहमानान से गुजारिश है कि वो शरीक हो जाएं इस्तकबाल में।
जिस मुहिम के तहत आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, इनकाद पजीर है, तालीमी बेदारी मुहिम। तालीमी बेदारी का एक जीता जागता सबूत जनाब डॉक्टर शोएब की शक्ल में हमारे बीच मौजूद है। हमने यहाँ उनका एजाज़ किया। ये गोया हमारे लिए भी फ़ख्र व मसरत का मकाम है कि तालीमी बेदारी से जुड़ी हुई ऐसी शख्सियत का हमने यहाँ एजाज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और एजाज़ को कबूल फरमाया। और इब्तिदा में हमने जिक्र किया था कि आज के इस प्रोग्राम में साहिबान एजाज़ की हैसियत से बड़ी अहम शख्सियत जनाब जावेद पाशा साहब हमारे बीच मौजूद है। हमने उन्हें कल 25 जुलाई को उनके यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। उनकी शरीके हयात मौजूद हैं, उन्हें भी स्टेज पे बुला लीजिए। खाली स्वागत है। हाँ जी जी। और ये मशहूर मकूला है कि हर कामयाब आदमी के तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत अगर अपनी खुद की बीवी हो तो ये मज़ीद खुशी की बात है। हाँ, और जावेद पाशा साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमारी भाभी भी यहाँ मौजूद है और आज इस एजाज़ में हमारी शरीके कार हैं। हम वेलकम करते हैं भाभी जी का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाई और एक मरतबा फिर तमाम अहलियान नागपुर, कारवान अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और न्यू एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से जनाब जावेद पाशा साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जन्मदिन की, और उनकी तालीमी बेदारी मुहिमात के लिए, उनकी अदबी काविशों के लिए, उनकी 40 किताबों के लिए, और उन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में उनके सिलेबस में इंदराज हुआ है उनकी किताबों का। इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं, उन्हें एजाज़ से नवाजते हैं। खुशी की बात है कि जनाब जावेद पाशा साहब के एजाज़ का सिलसिला दूसरों की बनिस्बत थोड़ा तवील है। हमारी एक अदबी शख्सियत, अदब की एक खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत शक्ल मोहतरमा रोशनी अंबर यहाँ मौजूद हैं। वो भी जावेद पाशा साहब का इस मौके पर एजाज़ करना चाहती हैं। मैं उनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि वो यहाँ आएँ और जावेद पाशा साहब का इस्तकबाल करें। चलो सभी को मिलती नहीं अज़मते ज़माने में, सभी के पास तेरे नामवर नहीं आते। मुबारकबाद के मुस्तहिक है तमाम साहिबान एजाज़ जिन्हें यहाँ एजाज़ से नवाजा गया। एक मरतबा फिर तमामी साहिबान एजाज़ को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इस जलसे की कार्रवाई को मैं और किसी को बोलना है मैं चूँकि दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हालात को और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं जनाब जावेद पाशा साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का यहाँ इजहार फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो कारवान अदब के तमाम ओहदेदारान साथी, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि मेरे यौम पैदाइश के मौके पर जो इस्तकबाल उन्होंने किया, ये गुलदस्ते, तोहफे और ये पुरस्कार, ये तो एक रिवायत है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इस्तकबाल बोलने की ताकत देते हैं। ये इस्तकबाल अपने कदमों पे साबित रहने की हिम्मत देते हैं। न बोलने के ख़जाने बहुत है, न बोलने के ख़जाने बहुत हैं, जो बोलूं तो जेल खाने बहुत हैं। जिनकी सदारत में ये इस्तकबालिया प्रोग्राम हुआ, वे हमारे आदर्श, हमारे नेता। हम जब नागपुर में पढ़ने के लिए आए थे 1986 में, आपको बताता चलूं कि बहुत ही ट्राइबल बेल्ट, आदिवासी ज़िले में हमारी पैदाइश, गढ़चिरौली अभी ज़िला बना है। बारिश के मौसम में तो तकरीबन 5 से 6 माह तक गढ़चिरौली का पूरे महाराष्ट्र से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता था। 25 से 30 मुसलमानों के घर, बाकी पूरे गैर मुस्लिम। लेकिन वालिद और वालिदैन ने जो तरबियत दी, आज महाराष्ट्र में 40 किताबें लिखने वाला, और वो भी आरएसएस जैसी संगठना के छाती पे चढ़कर सही इतिहास रखने की हिम्मत, जो मेरे कलम में, जो मेरे किताबों में है, वो मेरे अकेले का काम नहीं है। सभी धर्म के इंसानियत रखने वाले ईमानदार लोगों ने नागपुर में जो मुझे मदद की, संवारा, उसका नतीजा है कि आज जावेद पाशा इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर सारे संतों से लेकर मध्ययुगीन इतिहास को लेकर और सामाजिक सवालों को लेकर खड़ा हुआ है। ये हिम्मत हम में कहां से आई? तो 1986 में जब आए, तब विद्रोही साहब के भाषण सुनने के लिए हम आया करते थे। हाँ, उनके भाषण सुनने के लिए आया करते थे, और भाषण सुनते सुनते हमने भाषण देना शुरू किया। और एक मकाम ऐसा आया कि विद्रोही साहब को लेकर हम आधे विदर्भ और मराठवाड़ा में घूम रही है, उनको साथ में लेकर। तो साथियों, तालीम का जहां तक मामला है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गढ़चिरौली से जब मैं प्राइमरी में था 5-6 मुस्लिम बच्चे थे, कहाँ गए पता नहीं, मैं अकेला रहा। ग्रेजुएट में 2 मुस्लिम बच्चे थे, एक कहाँ गया पता नहीं, मैं अकेला रहा। नागपुर में जब आया 350 बच्चों का एडमिशन था हॉस्टल में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हम सिर्फ 5 लोग थे मुस्लिम, उसमें से 3 लोग पढ़ पाए, 2 लोग नहीं पढ़ पाए। अच्छा सब्जेक्ट में एमए हुआ, एमएड हुआ, एमफिल हुआ। तकरीबन मेरे गाइडलाइन में, मेरे मार्गदर्शन में 43 बच्चे पीएचडी हुए हैं। ये मकाम माँ बाप की तरबियत की वजह से भी हुआ, और बुजुर्ग लोगों के रहनुमाई में जो हमने आगे बढ़ने का हौसला रखा, उसलिए हुआ। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। कौन सी ज़बान में लेते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी तालीम लेते हो ये बहुत ज़रूरी है। सिस्टम बदल गया है पूरी तरह, व्यवस्था बदल गई है पूरी तरह। मैं पिछले इस्तकबालिया प्रोग्राम में एक बात बता चुका था कि 600 मदरसे ढहा दिए गए। 600, अभी तो आंकड़ा और बढ़ेगा, बढ़ गया। आसाम और उत्तर प्रदेश मिलाकर 600 मदरसे ढहा दिए गए। तो मैं लखनऊ गया था इसी मसले को लेकर, योगेंद्र यादव जी वगैरह थे, बहुत सारे लोग थे। तो सभी अफसोस जता रहे थे कि ये नाइंसाफी हो रही है। 600 मदरसों के बच्चे कहां जाएंगे? ये वहां पर पढ़ाने वाले आलिमों का, मौलाना साहब का दर्द था। मैंने एक आंकड़े रखकर एक बात उनसे पूछी, बस 5 मिनट और चाहूंगा, कि एक मदरसे में अमूमन कितने बच्चे थे? जो डिस्कशन चल रहा है उसके मुताबिक एक मदरसे में
इमरान साहब तकरीबन उन्होंने कहा कि 60 से 100 के करीब बच्चे थे। और कितने साल से थे? तो कहा 40 साल से थे। अब आप पकड़िए अकरम साहब, मौलाना साहब, आप काफी प्रोग्राम में रहे हैं। 40 साल एक मदरसे में 100 बच्चे पढ़े, 600 बच्चे, यानी 6 लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ के निकले। 60 लाख के करीब, 60 लाख के करीब बच्चे पढ़कर निकले। मेरा छोटा सा सवाल था जो इस अदबी कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं। मैंने उनको कहा कि मदरसे ढहा दिए गए, आपने 60 लाख बच्चों को पढ़ाया। ये मैं तंज नहीं कस रहा हूं, ये अपने समाज में चिंतन का विषय होना चाहिए, इस नजरिए से बोल रहा हूं। हमारी भी तरबियत अगर मदरसा न होता तो यकीन मानो हम भी मुकम्मल मुसलमान न होते। मदरसों की अहमियत है, वो तालीम ज़रूरी है हमारे मकाम के लिए। लेकिन वो सवाल जो मैंने किया था वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि 60 लाख बच्चे पढ़कर तैयार हुए, आज वो 600 मदरसे डिमोलिश कर दिए गए। मैंने कहा 60 लाख में से, शब्बीर भाई आपका नज़रिया चाहूँगा कि 60 लाख बच्चों में से 6000 बच्चे सिस्टम में नहीं थे जो मदरसों को बचा सके। सोच का सवाल है, सोच का सवाल है। 60 लाख बच्चे आपने तैयार किए, 6000 तो छोड़िए, अगर 60 भी एग्जीक्यूटिव होते, 60 भी कलेक्टर होते, 60 भी एसपी होते, 60 भी पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर होते, 60 भी हाई कोर्ट के दमदार वकील होते और 60 भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट में जज होते, तो किसी माई के लाल की मजाल न होती कि आपका एक भी मदरसा ढहा है। तो नजरिया बदलने की बात कह रहा हूं मैं तरबियत बदलने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं नजरिया बदलने की बात कह रहा हूं। हालात नजरिया बदलने की बात कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे हैं, आजादी से पहले 1925 से कह रहे हैं। आज 2025 आ गया, आप देखिए और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं। और मैं इमरान साहब और उनके टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुशायरे के इस महफिल में इंटेलेक्चुअल स्कॉलर, हम स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल है, और यकीन जानिए हम लोग 1 घंटा भाषण में जो कुछ बता सकते हैं वो आप 2-2 लाइन में बताने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक हिम्मत करके आपकी इजाजत लेके कहना चाहूंगा, जो होने वाला है वो इंटेलेक्चुअली बता सकता है। और इंटेलेक्चुअल लोगों का आपसे ताल्लुक ना होने से, डायलॉग ना होने की वजह से, हमने 90 में कहा था मॉब लिंचिंग होगी, जानवरों को लेकर आप पे गर्दिश आएगी, 90 में किताबें लिखी, आपने पढ़ा नहीं, उसके उपाय भी बताए थे। इसलिए आपका शुक्रिया इसलिए है कारवान अदब के तमाम लोगों का, ये जो आपने कारवा बनाया है कि पढ़े लिखे लोग भी आए, अदबी लोग भी आए, सियासी लोग भी आए और एक कारवां बने। जानिए ये कारवां की जरूरत बहुत बहुत है, हमारे कौम को बहुत है। साथियों, बस जाते जाते मैं मतलब शेर नहीं लिखता हूं, मैं कविताएं लिखता हूं। यानी आज मेरी मराठी में 7 काव्य संग्रह प्रकाशित है मराठी में, जिसमें से 5 काव्य संग्रह को स्टेट पुरस्कार है। और मैं अकेला शायद मुस्लिम हूंगा इस महाराष्ट्र में, गैर मुसलमानों के 11 साहित्य सम्मेलनों का अध्यक्ष रह चुका हूं, बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत ईमान के साथ। अपनी कविता पेश करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, और बस इतना पेश करके जाऊंगा कि गर कलम तुम्हारी, गर कलम तुम्हारी बगावत ना करे, गर कलम तुम्हारी बगावत ना करे तो गमले में सजा दो उसे। गर कलम तुम्हारी बगावत ना करे तो गमले में सजा दो उसे, पानी डालो सींचते रहो शायद कोई नतीजा निकल आए।
हो सकता है कुछ जड़ें ही फूट जाए या कुछ पत्ते ही निकल आए। हो सकता है कुछ जड़ें ही निकल आए, कुछ पत्ते ही फूट जाए। देखना कलम पौधा तुम्हारा मर न जाए, इसलिए गमले को इधर उधर उठाकर रखना और धूप दिखाते रहना, क्योंकि गमले को पैर नहीं होते। क्योंकि गमले को पैर नहीं होते और मरे पौधों को गमले भी नहीं रखते। इसलिए मरी कलम को अपने खीसे से लटकाए न रखना। अगर कलम तुम्हारी बगावत न करे तो गमले में सजा दो उसे, पानी डालो, सींचते रहो, शायद कोई नतीजा निकला है। शुक्रिया, तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और इश्तियाक कामिल साहब और ताहिरा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर मंच से शुक्रिया उनका इसलिए अदा करता हूं कि कभी भी मेरे घर के बर्तन बजे नहीं, कभी बढ़ता ही रहूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद पाशा साहब। जावेद पाशा एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी भी मुद्दे या किसी भी टॉपिक पर अगर हम सुनना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि जावेद पाशा साहब बोलते रहें और हम सुनते रहें। वाकई इस दौर में पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ऐसे इंटेलेक्चुअल वाकई बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने हर किस्म की मुहिमात में हिस्सा लिया। लेकिन अब क्या करें, हमारे दामन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं कि हम अपने तमाम गेस्ट को ज़्यादा वक्त दे पाएँ। इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा हम जावेद पाशा साहब के ख़यालात से, उनके तजुर्बात से फैज़याब होंगे। अब अगले साहिब एजाज़ जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से मैं इल्तिमास गुजार हूँ कि वो आएँ और तालीमी बेदारी मुहिम के उन्वान पर चंद अल्फाज कहें। अस्सलाम वालेकुम। जलसे के सदर, हाजिरीन जलसा, भाई और बहनों, वक्त को समझ रहा हूँ, दो बातें यहाँ हो गई, इसलिए मैं कहना चाहूँगा। इल्म के बारे में क्या कहना, जिस इल्म के लिए कुरान ने कहा है, कुरान की आयत है इकरा बिस्म रब्बका का, जिस कौम को कुरान ने कहा पढ़ो, कहाँ जाकर पढ़ो, कैसे पढ़ो, पढ़ने की बात कही है, अगर वहाँ जाहिलियत रह जाए तो ये सोचने की बात है। दोस्तों, यहाँ अभी आप बुद्धिजीवी की बात सुन रहे थे। मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ, मैं श्रमजीवी हूँ। मैं मेहनत से जीता हूँ, मेरे पास अकल नहीं है, नकल कर लेता हूँ। आपको एक बात बताऊँ, मुझे तालीमी दुनिया से मोहब्बत क्यों हुई? क्योंकि मैं गरीब था और मेरे दोस्त अपने बीच के पन्ने निकाल करके मेरी कापियाँ बनाते थे। एक दिन दर्जा 5 में जब मैं पढ़ रहा था, मैं 3 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो जानते हैं पुराने ज़माने में लेट हो जाओ, यानी मुनाजात होने के बाद अगर जाओ तो छड़ियाँ पड़ती थी। तो 5 में था तो मैं लेट हो गया। माँ ने कहा बेटा रोटी एक खा के जाना, क्योंकि खाना 4 बजे नहीं रहेगा। तो मैं जब गया तो थोड़ा लेट हो गया। मास्टर ने हाथ फैलाया, छड़ी मारा। तो उस दिन मैंने पहली कविता लिख दी कि भगवान करे टीचर बीमार हो जाए, वनडे भी मेरे वास्ते इतवार हो जाए, आते हैं देर करके लगाता है ये छड़ी, चिंता में रहा करता है मेरी हर घड़ी, जिस हाथ से मारा है वो बेकार हो जाए, भगवान करे टीचर बीमार हो जाए। ये बात वहाँ से निकली, लेकिन ये इल्म की बात थी। इल्म जरूरी है। अब उसके बाद मेरा बच्चा जब 12th कर लिया, ये किया, तो उसने कहा मैं यूपीएससी कोचिंग जाऊंगा दिल्ली। मैंने कहा जाओ। गया और उसका IRS में हो गया। IRS में होने के बाद मेरा बच्चा कहा अब्बू मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने कहा बेटा बात क्या है? बोला ऊपर वाले को खुश करने के लिए नीचे वाले को सताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं भी लगूंगा तो अपने ऊपर के अधिकारी को खुश करने के लिए नीचे वालों को सताना पड़ेगा, इसलिए मैं सर्विस नहीं करूंगा। मैंने कहा बेटा तब क्या करोगे? तो बोला मैं यूपीएससी
निकालने का ढंग जान गया हूँ। अब कौम के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद उसने आज दिल्ली के अंदर उसका वो चलता है, आप लोग शमीर अहमद सिद्दीकी IAS कोच, इनके कितने भी वीडियो आपके सामने आए होंगे। वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, वो तालीम की दुनिया में ले जाता है। दो बात कहकर बात को ख़त्म करूँगा। तालीम इतनी ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है देखिए आपको बताऊँ। और तालीम का नुस्खा क्या है। मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे, जिसे हम मानते नहीं हैं, लेकिन उसमें एक लाइन है मछली की। वो लाइन ऐसी है कि जब मनु ने सृष्टि का निर्माण किया तो समुद्र में हाथ धोया। जैसे समुद्र में हाथ धोया, एक मछली आई और कही, त्राहिमाम मुझे बचाइए। जब बचाने की बात आई तो मनु ने कहा ठीक है, एक गड्ढा खोदा और पानी रख करके मछली के बच्चे को बचाया। अब मछली थोड़ी बड़ी हो गई तो कहा अब इसे तालाब में डाल दो। तालाब में जाने के बाद फिर मछली बड़ी हो गई, कहा इसे नदी में डाल दो। नदी में जब मछली बड़ी हुई तो निकाल कर कहता इसे समुंदर में डाल दो। मछली वहां रोने लगी, कहीं क्यों, वहां तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मुझे निकल जाएंगी। तो आपको मालूम है मनु ने क्या कहा, जो मौत से डरता है वो कुछ नहीं करता है। तुम्हें तो टकराना है, आगे जाना है। इसलिए कौम के बच्चों से कहना है कि इन चीजों से मत डरो, हौसला रखो, अहद करो, पढ़ने जाओ। और एक बात सुन लो, 1 घंटा अपने पढ़ने का टाइम मुकर्रर कर लो। हमारे बच्चे ने तो यहाँ तक कह दिया है, अपना नंबर दे दिया है। आप बात कीजिए, ऑनलाइन आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। आप खुर्शीद भाई सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि वो केवल IAS कोच के कोचिंग करने का 3000 रुपया लेता है, इससे ज्यादा फीस नहीं लेता, और ऑनलाइन पढ़ाने का काम करता है। मैं एक बात कहूँ, यहाँ 2 बात निकली। एक हमारे भाई ने कहा दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर न हो, कहा ना। मैं इस पे रिसर्च किया कि साला एक हाथ से दूंगा तो दूसरे को खबर क्यों नहीं होगा। मैं बहुत ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो एक दिन मुझे लगा, एक आदमी ने कहा कि ये मेरा भाई दाहिना हाथ है। फिर मैंने कहा तो, अब बोला बीबी बाएं तरफ रहती है, वो मेरा बायां हाथ है। तो मैंने कहा तो, बोला अगर हम अपने भाई को मदद करें तो बीवी को नहीं बताना चाहिए, वरना ताना मारकर उसकी जिंदगी खराब कर देगी। तो इससे साबित ये हुआ कि आप अपने भाई की मदद करें तो अपनी बीवी को खबर मत होने दे। ये बात यहाँ पर है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर न हो। दूसरी बात यहाँ आई, हमारे भाई ने कलम को गमले में गाड़ने की बात कह दी। अभी बैठा था तो कलम ने शिकायत की मुझसे, मेरा क्या कसूर है, आदमी इल्म से दूर है, मुझे आप गमले में गाड़ने की बात करते हैं। अरे मैं तो इंसान के हाथों से चलता हूँ। मौलवी पाए तो तावीज बनाता है, जज पाए तो फैसला सुनाता है, थानेदार पाए तो चालान कर जाता है, यही नहीं शायर पाए तो उससे शेर लिख जाता है। आदमी खुद इससे दूर है, मेरा क्या कसूर है, मुझे गमले में क्यों गाड़ रहे हो। मेरे को देखो, मैं अपने मन से नहीं चलती हूँ, मैं अपने मन से बगावत भी नहीं करती हूँ। इंसान का हाथ होता है, मेरा साथ होता है, दिल में जज्बात होता है, तब जाकर आगे बड़ी बात होती है। और इसीलिए मुझे गमले में नहीं अपने जेब में रखिए, मगर दिल में बगावत को सोचिए। बगावत अपनों से नहीं, जुल्म से। और इसी पर मैं अपने विद्रोही की बात कह करके बात को खत्म करूंगा कि विद्रोही नाम है मेरा, विद्रोह काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। जुल्म मिटना चाहिए, जुल्म मिटाइए, कलम से कलम बढ़ाइए। अगर कलम से मोहब्बत नहीं होती तो आपकी 40 किताबें भी नहीं बनती। अगर गमले में डाल देते तो कलम वही की वही रह जाती। इसलिए कलम और अपने कौम और ईमान का अलम, ये दोनों को बरकरार रखिए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब।